साथियों, नमस्कार। मैं आयुष कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ हम लोगों ने टॉपिक वाइज साइकोलॉजी के 2 टेस्ट दे लिए थे और आपके आज की टेस्ट सीरीज कैसी रही और आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। आशा करता हूं कि अच्छा रहा होगा। और काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि सर इस प्रश्न में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अभी सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है मैं लेके आ चुका हूँ। निश्चिंत रहें आप लोग, ठीक है। इसी के साथ हम लोग जो है और जो भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहता है एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। इन दोनों की लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में मैं इनको पिन कर देता हूँ डेली के डेली, तो आप लोग जल्दी से वहाँ पर जुड़ जाइए, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न था? किस अवस्था में बालक की पेशीय क्रियाएं प्रतिवर्त जो उद्दीपकों के प्रति स्वचालित एवं स्वाभाविक रूप से विद्यमान अनुक्रियाएं होती हैं? देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बात कर रहा है प्रतिवर्त की रिफ्लेक्सेस की, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सेस जो है किस अवस्था में होते हैं, ये सोचने जितनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे। रिफ्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं? बेबिंस्की, मोरो, रूटिंग, है ना, शकिंग, ये सब क्या है? रिफ्लेक्सेस है। और ये आपको पता है ज़्यादातर जो है कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? शेषवा अवस्था में पाए जाते हैं। बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था और ए ही सही होगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। एक नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ को कब तक पहचानने की क्षमता रखता है? तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न में अभी तक भी डाउट है ना, तो इस डाउट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपकी बुक NCERT के पेज नंबर 72 में, क्या पेज नंबर 72 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जन्म के कुछ घंटे बाद ही जो शिशु होता है वो अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसी के साथ में हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब है रूटिंग रिफ्लेक्सेस कितने माह की अवधि में विलुप्त हो जाता है? पहली बात तो है रूटिंग रिफ्लेक्सेस होता क्या है। तो एक कोई बालक होया करे, ठीक है। एक बालक के कोई गाल को छूने पर, इधर से कोई गाल को छू रहा है इसके, तो ये क्या कर लेगा? सिर को घुमाएगा और मुंह को खोलने लग जाएगा। जिधर से अगर इस गाल को छुएंगे ना तो सिर को घुमाने लग जाएगा ये, और क्या है, मुंह को खोलने लग जाएगा। ये कहलाता है आपका रूटिंग रिफ्लेक्सेस, ठीक है। यह बंद कब तक हो जाता है? तो यह बंद हो जाता है साथियों 3 से 6 माह तक की जो अवधि होती है बालक के जन्म के पश्चात। 6 माह के पश्चात जो है, 3 से लेकर 6 माह के पश्चात यह क्या हो जाता है? विलुप्त होने लग जाता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक बालक में वस्तु स्थायित्व की भावना जो है किस अवस्था में उत्पन्न होती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस की यहाँ पर बात हो रही है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो भावनाएं हैं बालक के अंदर, वो कब उत्पन्न होती है? मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक वस्तु का प्रत्यक्षण बालक को नहीं होता है तब तक वह सोचता है कि उस वस्तु का यहाँ पर कोई क्या नहीं है, उस वस्तु का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब जब तक वो बालक को दिखेगी तब तक ही बालक सोचेगा कि हाँ भाई साहब ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अगर उस वस्तु को आप कह देते हैं कि नहीं है, तो अगर उसको नहीं दिख रही है वो वस्तु, तो वो सोचेगा कि वस्तु यहाँ पर नहीं होती है। जैसे मान लो कोई खिलौना है, खिलौना बच्चे के सामने ओ ले गयो, कागलो ले गयो खिलौना ने, ठीक है। तो बच्चे को सोचता है ठीक है ले गया होगा, कौवा ले गया होगा खिलौने को, ठीक है। तो इस ऐसी जो अवस्था होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो भाव होता है, तो यह जो होगा आपका शेषवा अवस्था में पाया जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का भाव शेषवा अवस्था में आपका पाया जाता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस का भाव किस अवस्था में पाया जाता है? शेषवा अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सूक्ष्म पेशीय कौशल है? एक बालक का पायदान पर एक एक पैर रखते हुए सीढ़ी चढ़ना
दौड़ की प्रतिस्पर्धा का आनंद लेना, चित्रात्मक पहेलियों को भली भांति जोड़ना या फिर उछलना कूदना। बात है सूक्ष्म पेशीय कौशल की। तो दोस्तों सबसे जो सही आंसर मुझे नज़र आता है यहाँ पर, इसका सही आंसर होगा चित्रात्मक पहेलियों को भली भांति जोड़ना। यहाँ पर सूक्ष्म पेशीय कौशल का उदाहरण है, बाकी सब जो है आपके स्थूल पेशीय कौशल के उदाहरण होंगे। किसके होंगे? स्थूल पेशीय कौशलों के उदाहरण होंगे। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक सड़क पर दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, तो वह किस चिंतन का प्रदर्शन करते हुए कहता है कि सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई। अर्थात क्योंकि सड़क का निर्माण होते हुए भी, सड़क का निर्जीव है, यहाँ पे निर्माण नहीं है, सड़क का निर्जीव होते हुए भी जो है बालक उसमें जीवन की कल्पना कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा बालक? आई डोंट नो, निर्जीववादी, प्रतीकात्मक या फिर जीववादी। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, क्योंकि वो निर्जीव वस्तुओं में जीवन की कल्पना करना क्या कहलाता है? जीववाद कहलाता है। जीववादी भावना जो है बालक के अंदर विकसित है उस समय पर, इस वजह से वह ऐसा सोच रहा है। कभी कभी देखते हैं ना आप अपने घरों में, कोई बालक गिर जाता है, ओ ले ये चींटी मर गई, चींटी मर गई, है ना। या फिर ये किसी बालक के अगर मान लो खेलते वक्त साइकिल की लग जाती है, तो अपन क्या करते हैं? साइकिल को मारते हैं। तो बालक क्या सोचता है? हाँ, साइकिल को मारा जा रहा है, अब वो मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी होती है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक अपने पिता से पूछता है कि पापा आकाश का रंग नीला क्यों है, वृक्ष कैसे बढ़ते हैं, तो उस बालक की अवस्था क्या होगी? क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न अगर बालक करता है तो बालक किस अवस्था में है दोस्तों? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या फिर उपर्युक्त जब भी बालक की इच्छा होगी तभी प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों ऐसी जो घटनाएं घटित होती हैं, पूछते हैं बालक पापा ओक की है, पापा ओक का है, ऐसे पूछते रहते हैं ना बच्चे। पापा ये साइकिल क्यों चल रही है ना, ऐसे प्रश्न करते हैं। पापा ये आसमान क्यों उड़ रहा है, हवाई जहाज नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, जब मैं पत्थर फेंकता हूँ तो गिर जाता है। बालक के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं यहाँ पर नज़र आती हैं। और जो ये है जो अवस्था है बिल्कुल पूर्व बाल्य अवस्था होगी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या है, कौन सी अवस्था होगी दोस्तों? पूर्व बाल्य अवस्था। इस प्रकार के विचारों को कहते हैं अंतः प्रज्ञात्मक विचार। बालक के अंदर से उठने वाले सवाल यहाँ पर जो है होते हैं, बालक के मन में कई सारे सवाल हो सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर अवस्था के लिए लैटिन भाषा से लिया गया शब्द कौन सा है? एडोलसेंट, एडोलसेंस, एडल्ट केयर, उपयुक्त सभी यहाँ पर जो है क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों बात लैटिन भाषा की है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एडल्ट केयर। अगर बात जो है आपकी अंग्रेजी की भाषा की होती, बात लैटिन भाषा की थी इस वजह से ये सही था, बात अंग्रेजी भाषा की होती तो आपका कौन सा सही हो जाता? एडोलसेंस हो जाता। इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से किस अवस्था में बालक में आत्मबोध स्वयं को शारीरिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करने तक सीमित रहना, जैसे कि मैं लंबा हूँ, मैं एक लड़की हूँ, उसके बाल काले हैं, यह जो है कथन किस अवस्था के बालकों को संबंधित करता है? आत्मबोध की बात यहाँ पर बालक कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? किशोर अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, या फिर शैशवावस्था, या फिर आपका जो है युवा अवस्था। तो बालक जो है इस अवस्था में जो होगा वो पूर्व बाल्य अवस्था के अंतर्गत होगा, क्योंकि बालक आत्मबोध की बात कर रहा है स्वयं की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर। जैसे कि मैं उस लड़के से लंबा हूँ, या फिर वो लड़की है तो वो बोलती है उसके बाल ज़्यादा काले हैं, मेरे बाल काले नहीं हैं। ऐसी भावनाओं का जो है बालकों में विकास होता है, क्योंकि वो नए नए विद्यालय के अंदर जो है विद्यालय में प्रवेश करने से प्री स्कूल की पहले की बात चल रही है यहाँ पर। तो जैसे जैसे दोस्तों में घूमेंगे, छोटी छोटी बातें होगी, तो वो सोचते हैं कि नहीं मैं तेरे से लंबा हूँ, नहीं मैं तेरे से लंबी हूँ। ऐसी बातें जो है बालक अक्सर क्या करते हैं, जो कि पूर्व बाल्य अवस्था में ऐसी घटनाएं घटित होती है। ये सब जो क्वेश्चन हैं आपके NCERT की बुक में साफ साफ स्पष्ट हैं, इनमें कोई दोहराई नहीं है। आप टेंशन नहीं लें, अपना मैटर जो है एकदम
शानदार होना, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, डेविड एल्कोइड के अनुसार निम्न में से कौन से किशोरों में अहम केंद्रवाद के घटक हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इसको थोड़ा सा समझने का आप प्रयत्न करेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन है काल्पनिक श्रोता का, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत दंत कथा, और तीसरा ऑप्शन है आपका क्या है आपका उपर्युक्त दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर तो आपने फिर भी कर लिया होगा क्योंकि उपर्युक्त दोनों हैं, परंतु एक बात समझिए थोड़ा सा, ये काल्पनिक श्रोता क्या होता है और व्यक्तिगत दंत कथाएं क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि कोई लड़का है और उसकी शर्ट पे स्याही का धब्बा लग जाता है, तो वो सोचता है कि लोग जो है ना, मेरे शर्ट पे जो धब्बा लग रहा है ना, ये गंदा लग रहा है, लोग सोचेंगे कि कैसे छोरो है, हाँ गंदी गंदी शर्टा पहन आया करे। ठीक है, कोई बालिका है वो सोचती है उसके फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, वो सोचती है अब कौन सी क्रीम लगाऊं मैं, ये पिंपल्स हो गए, लोग किस सोचेंगे, ये छोरी कितनी घूमड़े हो रही है मुंडे पे, नहीं कितने पिंपल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सोच हो जाती है। इसमें क्या है, बालक जो है काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस हो जाता है, कल्पनाएं करने लग जाता है, अपने आप को अत्यधिक आत्मसचेत यहाँ पर बनाने लगता है। बिल्कुल। और व्यक्तिगत दंत कथा की अगर बात करूँ मैं, व्यक्तिगत दंत कथा क्या होती हैं, इसके अंदर व्यक्ति सोचता है, अहम केंद्रवाद का ही एक प्रकार से ये होता है, भाग होता है, और ये सोचता है कि मैं हूँ ना, मैं सही सोच रहा हूँ, इन लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं है। यानी कि ऐसा समझ लो आप, इसमें प्रेम संबंध की बात समझ लो। जब मान लो किसी को किसी से अटैचमेंट हो जाता है और उसके साथ में क्या है फ्लर्ट हो जाता है, तो फ्लर्ट होने के बाद में वो सोचता है कि सारी दुनिया ही एक जैसी है, मुझे कोई नहीं समझ सकता, मेरी पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता, और वो खुद का अंदर के अंदर ही वो ऐसी कल्पनाओं का निर्माण करने लग जाता है। इस प्रकार को कहते हैं व्यक्तिगत दंत कथा, क्योंकि वो उसको खुद का लगता है, उसने खुद को वो सोच लेता है कि यार सब कुछ बेकार है, सब कुछ घटिया है ना, विश्वासघात हो जाता है उसके साथ में, और वो जिस पीड़ा का अनुभव कर रहा होता है उसे कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता, वो ऐसा सोचता है। ठीक है, यहाँ तक की बात एकदम से आपको क्लियर हो चुकी होगी। किस अवस्था में बालक अपनी पहचान की खोज में लगता है? तो दोस्तों पहचान की बात आपको पता है, श्रेष्ठावस्था में नहीं होगी, बाल्यावस्था में नहीं होगी, किशोर अवस्था में जो है पहचान की खोज का भाव उत्पन्न होता है। आपके एरिक्सन साहब भी जो है यही बात कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है बच्चा जन्म के समय होता है सामाजिक, असामाजिक दोनों, या फिर ना तो सामाजिक ना ही असामाजिक। तो आपकी जो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जन्म के समय जो बालक होता है न तो बालक सामाजिक होता है ना ही जो बालक असामाजिक होता है, दोनों ही नहीं होता है, न तो वह सामाजिक होगा न ही असामाजिक होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बहुत ही अच्छे कोटेशन इन्होंने दिया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी परिभाषा मुझे लगी ये, जॉन डीवी, कोरे, हरलॉक या फिर जॉन लॉक। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों जॉन लॉक, क्योंकि जॉन लॉक यह बात कहते हैं कि जो बालक का जन्म के समय जो मस्तिष्क होता है वो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होता है, बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होता है, जिस पर वह अपने अनुभवों को लिखता है जो उसे ज़िंदगी के अंदर प्राप्त होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं, किस अवस्था के अंतर्गत बालक में सतरंगी कल्पना कम तथा यथार्थ सामने आता है? देखो दोस्तों, सतरंगी कल्पना का मतलब होता है परियां वगैरह, इनकी कहानियों के बारे में जानना। ठीक है, ये तो हो जाती है कम, बिल्कुल नगण्य, और यथार्थ की बात करने लगता है। यथार्थ यानी सत्यता की बात होती है, और सत्यता की बात होती है, तार्किकता की बात होती है, यह बात होगी किशोरा अवस्था में। बाल्यावस्था बिल्कुल इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यह कथन मैंने मर्जी से नहीं बनाया है, आपके बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो रोस साहब हैं, उन मनोवैज्ञानिक का जो यह कथन है, बिल्कुल इसका सही आंसर किशोरावस्था होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। निम्न में से किशोरावस्था की समस्या नहीं है।
संवेगों का स्थिर होना, अपराधी प्रवृत्ति की समस्या, अपचार की समस्या या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देखना यहाँ पे उपयुक्त सभी तो आंसर नहीं है। अपचार की समस्या क्या होती है आपको मैं थोड़ा बता दूं। किसी बालक का चोरी करना, ठीक है, चोरी करना, किसी बालक का झूठ बोलना, ठीक है, घर से भाग जाना, ये सब क्या होते हैं, अपचार जैसी समस्याएं हैं। और किशोरों में जो है ऐसी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे किशोरों में ऐसी समस्या हो सकती है। तो समस्या नहीं पूछा है, ये समस्या में आता है अपराधी प्रवृत्ति की समस्या। बिल्कुल ये भी एक समस्या है, परंतु संवेग स्थिर होना ये कोई समस्या नहीं है, ये तो बिल्कुल समायोजन वाली बात हो गई है। संवेग अगर स्थिर होंगे तो यह कोई समस्या नहीं है, अगर संवेग अस्थिर हो जाते हैं तो समस्या क्रिएट हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करने वाले हैं। बाल्य अवस्था को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था, बाल्य अवस्था को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो हमारे किलपैट्रिक महोदय ने यह बात कही है। किसने कही है? किलपैट्रिक महोदय ने यह बात कही है कि बाल्य अवस्था जो है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। एक अध्यापक होने के नाते आप अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए आपको क्या करना चाहिए? शिशु को समझाएं कि वो अपने माता पिता से दूरी बनाए रखे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वह अपने शिष्य की शरारतों के प्रति भी प्रेम का रवैया रखे, बिल्कुल नहीं, थोड़ी शरारतों के प्रति बिल्कुल प्रेम का रवैया नहीं रखे। ऐसा थोड़ी है कि कोई बच्चा किसी बच्चे के झापड़ मार रहा है तो उसको आप बोलेंगे कि बेटा और मार, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। वह अपने शिष्य के प्रति सदा स्नेह विकसित रखे, सदा प्रेम स्नेह रखे, मतलब यही इसका सही आंसर होगा। वह अपने शिष्य के प्रति सर्वदा प्रेम विकसित रखे, और ये प्रेम विकसित रखे, ये एक्स्ट्रा प्रिंट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिंट हो चुका है और यही सही आंसर है। वह यहाँ से यहाँ तक वह अपने शिष्य के प्रति जो है सदा प्रेम विकसित रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह अपने चुनिंदा शिष्य के प्रति पक्षपूर्ण व्यवहार करे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की बारी आ गई है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सीखने के प्रति प्रक्रिया में तीव्रता, सभी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन की प्रक्रिया। तो देखो दोस्तों, शैशवावस्था में बालक में किसी प्रकार का चिंतन नहीं होता है, किसी भी प्रकार की तार्किकता बालक में नहीं पाई जाती है, तो नहीं ही पूछा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चिंतन प्रक्रिया जो है, नैतिकता वगैरह शैशवावस्था के अंदर विकसित नहीं होती हैं। यौवनावस्था तथा वयस्कता के मध्य का संचरण काल किस अवस्था को कहा जाता है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, और यह जो कोटेशन कहा था आपके कुप्पू स्वामी ने, क्या कुप्पू स्वामी जी यह बात कहते हैं कि जो है यौवना अवस्था एवं वयस्का अवस्था के मध्य का संचरण काल जो है आपका किशोरावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शिशु कल्पनाशील होता है, वह कल्पना और सत्य में अंतर समझ सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, यह तो बात सही है। बालक जो है मूल प्रवृत्तियों के कारण अपने व्यवहार को स्पष्ट करता है। जैसे खाना चाहिए तो भी रो देगा, है ना, कोई और भी उसकी ज़रूरत है तो भी रो लेगा, सब कुछ मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। इस अवस्था में अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। बिल्कुल शैशवावस्था में जो है बालक अनुकरण की प्रवृत्ति को फॉलो करता है, परंतु पहले जो है ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखते हैं, शिशु कल्पनाशील होता है और वह कल्पना और सत्य में अंतर करना समझ जाता है, ऐसा कतई नहीं होता है। वह कल्पना और सत्य में अंतर करना नहीं जानता, क्योंकि बात हो रही है शैशवावस्था की, और अगर बालक में इतना ही चिंतन हो जाता तो वो बहुत ही महान व्यक्ति बन जाता, वो बालक ही नहीं रहता, वह तो महापुरुष हो जाता, वह तो किशोरावस्था के भी ऊपर चला जाता। ठीक है ना।
तो शैशव अवस्था में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। कल्पनाशील होता है बालक, परंतु वो कल्पना और सत्य के बारे में अंतर करना नहीं जानता। ठीक है, यहाँ तक की बात एकदम से आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। इस अवस्था में क्या है, बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। इस अवस्था में बालक रचनात्मक कार्य करने में आनंद लेता है और वह क्रियाशील रहता है। यह तो बात सत्य है भाई साहब, क्योंकि बालक जो है बाल्यावस्था के अंदर रचनात्मक कार्य करता रहता है, क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है। मतलब इधर से उधर जाएगा, इधर से उधर क्या बनाएगा, है ना। कभी बालिकाओं को देखते हो ना आप, छोटी छोटी बालिकाओं को माँ के पास जाके वो कभी आटा गूंथती है, कभी क्या करती है ना। बाल्य अवस्था में बालक में सामाजिकता की भावनाओं का विकास होने लग जाता है। यह भी बात ठीक है। यहाँ पर नीचे देखते हैं, इस अवस्था में बालक में नैतिक गुणों का विकास आरंभ हो जाता है। पूर्णतः नैतिकता नहीं होती है, प्रारंभ हो जाता है। बाल्य अवस्था के अंदर नैतिकताओं का विकास आरंभ हो जाता है, ये बात सही है, पर पूर्णतः नैतिकता को वह प्राप्त नहीं करता है, आरंभ जरूर हो जाता है। लास्ट की बात देखते हैं, बालक में तरह तरह की वस्तुओं को संचय करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। यह बात गलत है, क्योंकि संचय करने की प्रवृत्ति यहाँ पर बालक में पाई जाती है। अभी आप छोटे छोटे बच्चों को देखते होंगे ना, कभी वो के कंचे वगैरह इकट्ठे करते रहते हैं, संग्रहण करने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। अध्यापक होने के नाते आपको किसी बाल्यावस्था के बालक को पढ़ाते समय किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बालक के साथ प्रेम, सहयोग और असहानुभूति पूर्ण तथा संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। बालक को सामूहिकता की भावनाओं का विकास करना चाहिए। बालक की जिज्ञासा वृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी कथन सत्य होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल उसकी जिज्ञासाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, सामूहिकताओं की भावनाओं का विकास करना चाहिए, उसके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, प्रेम और सहयोग की भावना, परंतु असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसलिए इसका सही आंसर होगा। आपको क्लियर हो चुकी होगी बात यहाँ तक की। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अध्यापक होने के नाते आपको किशोर अवस्था में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। बालकों में नैतिकता तथा चारित्रिकता की शिक्षा देनी चाहिए, कैरेक्टर की शिक्षा देनी चाहिए। किशोर किशोरियों की शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर जो है उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि किसी बालक का IQ कम होता है, किसी बालक का IQ अधिक होता है। उनके जो है सीखने की क्षमता के अनुसार जो है आपको उनको शिक्षा देनी चाहिए। इसी के साथ जो है किशोर किशोरियों को यौन शिक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यौन संबंधी शिक्षा भी जो है बालकों को देनी चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य होंगे, सारी बातें सच होने वाली है यहाँ पर। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। इस अवस्था में बालकों में खोज करने एवं घूमने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, घूमंतु प्रवृत्ति अधिक पाई जाती हैं। बालक में किस अवस्था में पाई जाती हैं? आपकी उत्तर बाल्य अवस्था में। क्या? उत्तर बाल्य अवस्था में जो है घूमंतु प्रवृत्ति बालकों में पाई जाती हैं। इसी के साथ हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न। 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा आ गया है। कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था के लिए उपयुक्त है? उत्तर बाल्य अवस्था के लिए कौन सा विकासात्मक कार्य जो है उपयुक्त होगा? उपयुक्त होगा उत्तर बाल्य अवस्था के लिए, बताइए जल्दी से। 25 का आंसर सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता का सीखना। ठीक है, यह बात तो। व्यक्ति आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक है बच्चा, व्यक्ति खुद की जो रूप से है छोटे मोटे काम करने लग जाता है, कुछ हद तक वो आत्मनिर्भर बन जाता है। अपने हम उम्र के बालकों के साथ रहना सीखना। बिल्कुल, यानी कि उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूर्व खिलौना आयु प्री टॉय एज किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, थोड़ा सोचना था इसमें, बाकी और कुछ भी नहीं था। आपकी टॉय एज क्या होती है जल्दी से बताएंगे आप लोग। टॉय एज क्या होती है? खिलौना आयु क्या होती है? आपकी पूर्व बाल्य अवस्था। अब मैंने प्रश्न क्या पूछा है? प्री टॉय एज, पूर्व खिलौना आयु।
मतलब खिलौना आयु से पहले की आयु के बारे में मैंने बात की थी। और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शेषवा अवस्था। बिल्कुल, थोड़ा सा सोचना था, नज़र हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर हमारे प्रश्नों की यही विशेषताएं होती है और यही जो आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको पता चलने वाली हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान कैसे देना है। मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। मिथ्या परिपक्वता का काल किस अवस्था को कहा गया है? जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। मिथ्या परिपक्वता का काल आपकी बाल्य अवस्था को कहा जाता है। अब यह बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही थी, आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में करना है आपको, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 कर रहे हैं हम लोग, 27 हो चुका है, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता का, झूठ तो कभी भी बोल सकते हैं, झूठ बोलने में क्या है, हाँ ये भी ऑप्शन था क्या, ठीक है, चलो कोई ना। 28 नंबर का प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। 6 से 10 वर्ष की जो आयु में बालक में कौन सा भाव पाया जाएगा? विश्वास का, संपूर्णता का, परिश्रम का या फिर स्वायत्तता का? तो दोस्तों 6 से जो 10 वर्ष की आयु होगी उसमें एरिक्सन के अनुसार जो है आपका परिश्रम बनाम हीनता का भाव पाया जाएगा, ठीक है। परिश्रम बनाम हीनता का भाव यहाँ पर पाया जाएगा। इनके बारे में हम जब एरिक्सन साहब को पढ़ेंगे उसमें और ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था। बिल्कुल सही बात है, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था जो है उत्तर बाल्य अवस्था की विशेषता होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्पाती अवस्था भी होती है, डोली कोई अवस्था नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा, टोली अवस्था होती है। क्या टोली अवस्था होती है? उपयुक्त सभी भी इसका आंसर नहीं होगा। लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, और अधिक से अधिक मित्रों के साथ इस टेस्ट सीरीज को जो है आप लोगों को पहुंचाने का काम जो है करना है। बाल विकास का एक सही क्रम है, गर्भावस्था, किशोर अवस्था। ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट गर्भावस्था से कोई सीधा किशोर बनते हुए देखा है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था हो सकती है, परंतु किशोर अवस्था से गर्भावस्था नहीं आ सकती है, ठीक है। ये देखते हैं, शैशव अवस्था के बाद बाल्य अवस्था आती है, बिल्कुल ठीक है। बाल्य अवस्था के बाद किशोर अवस्था आती है और किशोर अवस्था के बाद वृद्धा अवस्था आती है, यानी कि यह बात बिल्कुल सही है, यह क्रम सही है। लास्ट वाला देखते हैं, गर्भावस्था के बाद डायरेक्ट वृद्धा अवस्था आएगी क्या? नहीं आएगी। किशोर अवस्था आएगी या फिर वृद्धा अवस्था के बाद? ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।